मेरा नाम आबिद है। मेरा ताल्लुक एक जमींदार घराने से है। हम 3 भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे वालिद साहिब पुलिस में बतौर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल काम करते हैं। मैं 6 फुट 2 इंच का नौजवान था। मुझे बचपन से ही एक शौक था और वो था मार्शल आर्ट्स सीखने का। मैंने अपने इस शौक को पूरा किया और एक अच्छे कराटे क्लब से ब्लैक बेल्ट हासिल की, मगर मेरी प्यास अभी तक बुझी नहीं थी और मैं मजीद सीखना चाहता था। एक दिन कॉलेज से वापस आकर मैं एक शॉपिंग सेंटर से ज़रूरी सामान लेकर बाहर निकला और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी का लॉक खोला, अचानक एक आदमी ने मेरी कमर पर पिस्तौल लगाकर कहा, पिछला दरवाज़ा खोलो और जल्दी से यहाँ से निकलो। मेरा दिल चाहा कि इसे सबक सिखा दूं, लेकिन इसी वक्त पुलिस की मोबाइल्स तेजी से इसी पार्किंग में दाखिल हुई। उन्हें देखते ही वो आदमी कमज़ोर आवाज़ में बोला, प्लीज़ मदद करें, मैं ज़ख्मी हूँ, यहाँ से निकलो। मैंने कुछ सोचकर अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल आया। रोड पर आकर मैंने इससे पूछा कि तुम कौन हो, तो वो खामोश रहा। मैंने बैक मिरर से देखा तो वो बेहोश हो चुका था और उसके बाजू से बंधी पट्टी से खून बह रहा था। वो एक जापानी था। मैं जल्दी से इसे अपने एक अपार्टमेंट में ले गया जो मैंने और कुछ दोस्तों ने लिया हुआ था। वहां जाकर मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया और इसे उठाकर अंदर ले गए। मेरे दोस्त ने इसकी पट्टी खोली तो बोला, ओ मेरे खुदा, इसे तो गोली लगी है और लगता है कि गोली अभी अंदर ही है। इसने अपना सर्जरी बॉक्स निकाला और उसके बाजू से गोली निकाली और फिर इसने मुझसे पूछा कि ये कौन है। मैंने कहा, बताता हूँ, इंतज़ार करो। जब इस आदमी को होश आया तो वो कराहने लगा। इसने पानी मांगा, मैंने इसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद वो बोला, मुआफ़ करना। मैंने पूछा, किस लिए? इसने कहा, मैंने आपको गिन पॉइंट पर लिया था। मैंने कहा, ये ठीक है, अगर मैं चाहता तो वहीं आपसे पिस्तौल छीन लेता। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। मैंने पूछा, आप कौन हैं और आपको ये गोली कैसे लगी? इसने बताया कि इसका ताल्लुक माफिया से है, वो जराइम की दुनिया छोड़ना चाहता था। जब इसके बॉस को ये पता चला तो इसने इसकी मौत का हुक्म दे दिया और अब वो इसे ढूंढ रहे थे। वो शॉपिंग सेंटर में छुपा हुआ था और मेकअप का सामान लेने आया था कि उन्होंने इसे देख लिया और गोली चला दी। अगर तुम न आते तो वो मुझे मार ही देते। मैंने इसकी तरफ मशकूक नज़र से देखा और कहा, तुम पुलिस से क्यों डर रहे थे? तो इसने बताया कि इस वक्त जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट आया था वो भी उन्हीं के साथ था। तो मैं हैरान रह गया। इसने कहा, प्लीज़ मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ। मैंने पूछा, किसे करना है? इसने कहा, अपनी बहन को। हमने फ़ोन कर दिया और कमरे से बाहर चले गए और कुछ देर बाद इसने वहाँ का पता पूछा जो मैंने बता दिया तो वो शुक्रिया कहकर अंदर कमरे में चला गया। मेरा दोस्त चाय बनाने किचन में चला गया। फिर वो आदमी भी हमारे पास आकर बैठ गया। मैंने इससे कहा, प्लीज़ अब बिस्तर पर लेट जाएं, आपको आराम की ज़रूरत है। तो वो हंसकर बोला, नहीं, अब मैं ठीक हूँ। मैं इससे इसके बारे में पूछने लगा तो वो बताने लगा कि इस दुनिया में बस हम 2 बहन भाई ही हैं। फिर अचानक इसकी नज़र सामने दीवार पर लगी मेरी एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें मुझे कराटे एकेडमी में ब्लैक बेल्ट दी जा रही थी। वो उठकर उसके सामने जाकर देखने लगा और हंसते हुए कहने लगा, तो अब ब्लैक बेल्ट है। फिर बातों ही बातों में इसने बताया कि वो भी मार्शल आर्ट्स जानता है और कहने लगा, यकीन करो, मेरे ग्रुप के लोग मुझे मार्शल आर्ट्स का जादूगर कहते हैं। मैंने आज तक बस अपनी बहन को सारा फिन सिखाया है, क्योंकि मेरे वालिद जापान की मार्शल आर्ट्स की सबसे बड़ी एकेडमी के मास्टर थे। जो उन्होंने मुझे सिखाया वो मैंने अपनी बहन को सिखा दिया। इसकी ये बात सुनकर मैंने इससे कहा, प्लीज़ मुझे भी सिखाओगे ना? तो इसने कहा, हाँ ज़रूर। फिर कहने लगा, कोई महफूज जगह का बंदोबस्त करो। मैंने कहा, परेशान ना हो, वो है मेरे पास। मेरे ज़हन में अपने फार्म हाउस का ख्याल आ रहा था, क्योंकि वहाँ सिवाय मेरे कोई कम ही जाता था। मैंने इसी वक्त वहाँ मौजूद गार्ड्स को कॉल की और कहा, हम आ रहे हैं। अभी मैंने कॉल बंद ही की थी कि बाहर से घंटी बजी। मेरा दोस्त कासिम दरवाज़ा खोलने गया और जब वो अंदर आया तो उसके पीछे एक नौजवान लड़की खड़ी थी। वो अपने भाई को देखकर भागकर उसके गिले लग गई और रोने लगी। वो आदमी, जिसका नाम मास्टर ओशान था, प्यार से लड़की को कमर से थपकाने लगा और बोला, रेना, उनसे मिलो, ये मिस्टर आबिद हैं, उनकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। वो लड़की मेरे पास आई और सर झुकाकर बोली, शुक्रिया। मैं इसे देखता ही रह गया, इस गुलाबी रंग की लड़की को जिसका रंग दूध में मिले शहद जैसा था, जिसे देखकर कोई भी शायर आशिक अपनी महबूबा के रंग को शफक रंग कह देता, जो गुलाबी होते हैं और महबूबा के आरिज़ गुलाब गुलाब करार दिए जाते हैं, लेकिन ये सारे रंग मुझ पर बेअसर थे। मैं इस हसीना को कोई अहमियत ना देता अगर वो मुझ पर सिहर तारी करने वाले नीले रंग के सूट में मलबूस ना होती।
इसी रंग ने मुझे इसकी जानिब मुतवज्जे किया था। अनोखी शख्सियत थी, ऐसा परसेहर हसन कभी कभी ही देखने में आता है। मैंने इससे कहा मोस्ट वेलकम। फिर हम सब चाय पीने लगे और फारिग होकर मैंने कहा कासिम चुल्लू हम फार्म हाउस जा रहे हैं। वो भी अपना सामान लेकर आ गया और हम गाड़ी में बैठे और फार्म हाउस में पहुंच गए। हमारा फार्म हाउस कोई 50 एकड़ 2 मुरब्बा में है और 4 दीवारी है, चारों तरफ ऊंची ऊंची है। जब हम वहां पहुंचे तो हार्न की आवाज़ सुनकर गार्ड ने गेट खोला और हम गाड़ी अंदर ले आए। मैं उनको रिहायशी हिस्से की तरफ ले आया जो सिर्फ मेरे लिए ही मखसूस था। मास्टर ओशान और रेना मेरा फार्म हाउस देखकर हैरान रह गए। मैंने उन सबको उनके कमरे दिखाए और खुद स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ा और वहां जाकर बाथिंग कोस्ट्यूम पहना और स्विमिंग करने लगा। मैं काफ़ी देर स्विमिंग में मसरूफ रहा और अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने ऊपर नज़र उठाकर देखा तो रेना थी। इसके कमरे की खिड़की इसी तरफ खुलती थी, वो मुझे गौर से देख रही थी। मेरा जिस्म बहुत मजबूत था और मैं बचपन से ही वर्जिश का आदी था और मेरा जिस्म फौलाद की तरह सख्त था। मैं स्विमिंग पूल से बाहर निकला और अपने कमरे में चला गया। मैं बिस्तर पर लेटते ही रेना के बारे में सोच रहा था कि मेरी आंख लग गई। सुबह जब मैं उठा और फ्रेश होकर शहर जाने लगा तो नाके पर मौजूद सिपाही मुझे रोककर पूछने लगे, कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो इसी वक्त एक सब इंस्पेक्टर की नज़र मुझ पर पड़ी। वो मुझे जानता था। इसने सिपाहियों को डांटा और कहा, जानते नहीं हो ये हमारे DIG साहब के छोटे बेटे हैं। तो सिपाही माजरत करने लगे और कहा, जाएं सर, हमें नहीं पता था। इतने में एक जीप वहां आकर रुकी। इसमें से एक DSP बाहर निकला और नाके पर मौजूद पुलिस वालों से कहा, किसी गाड़ी को बगैर चेकिंग के नहीं जाने देना और ना ही किसी पैदल को। और मेरी तरफ देखते ही मुझे पहचान गया। आहुन तो जनाब आबिद साहब खड़े हैं। ओए, इसकी भी तलाशी ली है कि नहीं? मेरी तरफ इशारा करके बोला। तो इंस्पेक्टर ने कहा, सर ये DIG साहब के बेटे हैं। वो हंसने लगा और कहा, मैं जानता हूँ ये कौन है। ये एक नंबर का ड्रामेबाज है और इसीलिए DIG साहब ने इसे घर से निकाल दिया है। वो DSP मेरे भाई का साला था, बहुत ही हरामी था और मेरी इससे नहीं बुनती थी, क्योंकि एक दफ़ा मैंने इसे यूनिवर्सिटी में खूब मारा भी था और दूसरा मैंने इसकी छोटी बहन से शादी से इनकार भी किया था, इसलिए वो मेरे सख्त खिलाफ था। वो आगे बढ़ा और कहा, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है तुमने? तो मैंने कहा, तुम अपना काम करो, मैं जहाँ से मर्जी आऊँ और जाऊँ। वो गुस्से में बाल खा कर रह गया और उसने मेरी तलाशी का इशारा किया पर कोई आगे ना बढ़ा। तो वो उनको डांटता हुआ खुद आगे बढ़ा और मेरी तलाशी लेने लगा। इसे मेरी जेब से 3 लाख मिले। वो उनको देखकर हैरान रह गया और बोला, क्या तुम अब डाके भी डालने लगे हो? तुम्हारे साथी कहाँ है? मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये मेरी अपनी रकम है। तो इसने कहा, साइट पर हो जाओ, मैं SP साहिब को इत्तला दे लो। मैं साइट पर हो गया। इसने ज़रा दौड़ हिट कर वायरलेस से किसी के साथ राब्ता करना शुरू किया और कॉल बंद करके मेरे पास आया और बोला, अभी भी मौका है, बता दो जेवर कहाँ है। मैं इसे गुस्से से झूरने लगा और कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक करना ही पड़ेगा। इतने में वो मेरी तरफ आया और उसकी नज़र मेरी पीछे से आती गाड़ी पर पड़ी। तो वो DIG साहब की गाड़ी थी। तो इसने कहा, तुम घर से निकलने के बाद अब चोरियां करते हो? मैंने गुस्से से इसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। वो ये सब गुस्सा मुझे जान बूझ कर दिला रहा था क्योंकि DIG साहब आ गए थे और मैंने उनको नहीं आते देखा था। मेरी उनकी तरफ पीठ थी। ये सब देखते ही DIG साहब गुस्से से मेरी तरफ आए, एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मैं उनको देखकर शशदर और हैरान और परेशान रह गया। वो बोले, चुल्लू ले चुल्लू इस नवाब को थाने में। मुझे पुलिस वाले थाने पकड़ कर ले आए और DSP ने DIG साहब को बताया कि मेरी जेब से 3 लाख रुपए निकले हैं। DIG साहब गुस्से से फूंक रहे थे और मुझे गिरेबान से पकड़कर बोले, अब तुम ये सब करोगे? और इसीलिए पुलिस की जाब नापसंद की थी। मैं हक्का बका रह गया कि ये मेरे साथ किया हो रहा है। मैंने कसम खाकर कहा, डैडी मैंने कुछ नहीं किया, ये सब DSP अफजाल की चाल है। तो DIG साहब बोले, तो बता कहाँ से लिए इतने सारे पैसे? मैं चुप खड़ा रहा और अब उनको क्या बताता। मुझे खामोश देखकर वो और भी लाल पीला हो गए और इंस्पेक्टर से कहा, इस पर अभी FIR काटो। अब मुझे भी गुस्सा आने लगा था कि मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। मैंने कहा, ओके जाएं, जो करना है कर ले। वो मुझे गालियां देते बाहर निकल गए और मुझ पर डकैती की FIR काट दी गई। और कोई रात के 2 बजे होंगे कि DSP अफजाल ने मुझे हवालात से निकलवा लिया और एक टॉर्चर रूम में ले गया। वहां मुझे लोहे के कारों से बांध दिया गया और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मुझे मारने लगा।
मैंने इसे गुस्से से झूठते कहा, अफजाल हरामजादे, तेरा जो हाल मैं अब करूंगा तो सोच भी नहीं सकता। वो मुझे बेदर्दी से मारे जा रहा था और अपनी बेल्ट से मेरा जिस्म लहूलुहान हो चुका था। जब वो मुझे मार मार कर थक गया तो बोला, साले क्या तुम पत्थर के बने हो? जो सी तक नहीं की और वो बाहर निकल गया। मुझे सिपाहियों ने अच्छी तरह से मेरा जिस्म साफ किया, मुझे दर्द की मेडिसिन दे और फिर हवालात में बंद कर दिया। मैं सारी रात गुस्से से उबलता रहा और दिन चढ़ा तो मुझे एक एएसआई ने बेहतरीन नाश्ता करवाया और बोला, सर आई एम सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। सर आपको याद नहीं होगा, मुझे ये नौकरी आपने ही दिलवाई थी। मैं हंस पड़ा और कहा, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, एक नंबर मैं तुमको देता हूँ, वहाँ कॉल करके मेरा बताओ। तो इसने कहा ओके सर और नंबर लेकर बाहर चला गया। वो नंबर मेरी एक क्लास फेलो लड़की का था जो आजकल एक कामयाब वकील थी और उसका बाप हाई कोर्ट का जज था। ठीक 1 घंटे बाद नीलम आ गई जिसका वो नंबर था और मुझे इस हालत में देखकर वो शॉक रह गई और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, आबिद ये सब किया है। मैंने इसे सारी बात बता दी तो इसने कहा, डोंट वरी, तुम्हारे घर वाले नहीं आते पीछे तो मैं हूं ना, मैं इस डीएसपी का भी इलाज कर लेती हूं अभी। ये बातें हो रही थीं कि डीएसपी अफजाल आ गया और नीलम को देखते ही वो परेशान हो गया और बोला, मैडम आप और यहाँ। नीलम ने इसे देखते ही गुस्से से कहा, यू बेस्टर्ड, मैं देख लूंगी तुमको। डीएसपी का रंग इंसल्ट से पीला पड़ गया और वो बोला, प्लीज मैडम माइंड योर लैंग्वेज। तो नीलम ने कहा, सब्र करो कुछ। बस डीएसपी गुस्से से एसएचओ के कमरे में चला गया और अंदर से फोन किया एसपी को, मैडम नीलम आई है। तो एसपी ने कहा, कोई परवाह ना करो, बस आबिद को हर हाल में जेल जाना चाहिए बस। वो बोला, ठीक है सर। इसी वक्त थाने में नीलम के पापा आ गए। उनको नीलम ने कॉल करके कहा था अभी आएं सब छोड़कर। वो उनकी लाडली और इकलौती बेटी थी तो वो भागे चले आए और जब डीएसपी को हाई कोर्ट जज सर जमान खान के आने का पता चला वो भागता हुआ बाहर गया और सल्यूट मारने लगा। सर जमान ने बगैर उसको देखे अपनी बेटी के पास आए और कहा, पापा ये आबिद हैं, आपको बताया था ना उनके बारे में। सर जमान ने कहा, ओ यस बेटा, क्या हुआ ये सब? तो मैंने सारी बात उनको बता दी तो जज साहब ने इसी वक्त ऑर्डर दिया, आबिद को बाहर निकालो, मैं इसकी जमानत लेता। अब किसकी जुर्रत थी उनके आगे कुछ बोलता। एसएचओ ने मुझे हवालात से बाहर निकाला और नीलम अपने रुमाल से मेरा मुंह साफ करने लगी और गुस्से से गालियां देने लगी डीएसपी को। इतनी देर में डीआईजी चौधरी अख्तर और एसपी चौधरी सज्जाद यानी मेरा बाप और भाई साहब आ गए। डीआईजी को देखकर सर जमान ने कहा, मिस्टर अख्तर आप बाप हैं या कसाई ये देख रहे हैं इस लड़के का हाल? डीआईजी साहब का एक मर्तबा तो रंग उड़ सा गया मुझे इस हालत में देखकर। फिर वो संभल कर बोले, सर इस पर डकैती की एफआईआर काटी है क्योंकि आपके ही साथी ने सर फारूक की बीवी से 2 लाख नकद और जेवर छीना है। सर जमान ने इसी वक्त सर फारूक को कॉल की और कहा, फारूक तुम्हारी बीवी से की गई डकैती में मेरा एक अजीज पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं इसे घर लिए जा रहा हूं, तुम रात को भाभी के साथ मेरे घर आओ। और कॉल बंद करके कहा, मिस्टर डीआईजी मैं इसकी जमानत लेता हूं इसी वक्त और इसे अपने साथ ले जा रहा हूं और मुझे साथ लेकर बाहर की तरफ चलने लगे। मैंने जाते जाते एक लम्हा डीएसपी के आगे रुका और कहा, अफजाल अपने दिन गिनने शुरू कर दो। तो एसपी साहब गुस्से से बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, एक हाजिर सर्विस पुलिस ऑफिसर को धमकियां दे रहे हो? मेरे बोलने से पहले ही नीलम गुस्से से बोली, मिस्टर एसपी इस डीएसपी को तो डिसमिस ही समझो, तुम सबको मैं देख लूंगी। एसपी कुछ गुस्से से बोलने ही लगा था कि डीआईजी साहब बोले, प्लीज मिस अब जाएं यहां से, और एसपी से बोले, बेवकूफ वो आईजी साहब की भांजी है। ये सुनते ही डीएसपी का रंग उड़ गया। नीलम मुझे अपने घर ले आई और उनके पापा तो चले गए कोर्ट और वो मेरे जख्मों को साफ करने लगी। उसकी एक दोस्त डॉक्टर थी, इसे बिलाकर उसने मेरी मरहम पट्टी की। मैं मेडिसिन खाकर उसके बेड पर ही सो गया और जब मेरी आँख खिली तो शाम का वक्त था। मैं उठकर वॉशरूम गया, मुंह हाथ धोकर मैं वापस बेड पर लेटकर सोचने लगा, ये सब क्यों और क्या हुआ मेरे साथ। ये सोचते सोचते मेरा हाथ बेड की साथ वाली दराज पर लगा और मैंने उधर देखा तो एक डायरी पर नजर पड़ी, वो रेड कलर की थी। इसे खोला तो सारे पेज पिंक कलर के थे और उन पर काले कलर से कुछ लिखा हुआ था। वो डायरी नीलम की थी। मैंने सोचा वापस रख दूं, फिर कुछ सोच कर पढ़ने लगा। इस डायरी में लिखा था कि आज मैं पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी आई थी और मैं आपके बाद अपनी गाड़ी में बैठने ही लगी थी कि मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी। उफ, गजब की चाल थी, ऐसे लगा था जैसे कोई चीता चल रहा हो। चौड़े कंधे, इस लड़के की मेरी तरफ पीठ थी।
मैं इसकी शक्ल देखना चाहती थी मगर इतनी देर में वो अपनी प्राडो में बैठकर चला गया और मैंने भी अपनी गाड़ी तेजी से बाहर निकाली और उसके पीछे दौड़ा दी फुल स्पीड के साथ। आखिरकार एक इशारे में इसकी गाड़ी के साथ ही मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करने की कोशिश की। इस कोशिश में मैंने एक गाड़ी को टक्कर मार दी। वो गाड़ी वाला गुस्से से बाहर निकला और उससे पहले कि वो कुछ बोलता मैंने इसे अपना कार्ड दिया और कहा, जितना भी नुकसान हुआ है घर आकर मुझसे पैसे ले जाना, अब हटो सामने से। वो एक तरफ हो गया, इशारा खिल गया था। मैंने गाड़ी तेजी से निकाली और एक गलत ट्रेन लेकर अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे डाल दी। आखिर वो एक बड़े से बंगले के सामने रुका, नीचे उतरा और मैंने इसका चेहरा देख लिया। इसकी हाइट 6 फुट से ज्यादा ही लगती थी। एक मजबूत जिस्म का मालिक था वो लड़का और उसका रंग बहुत ही गोरा था और उसकी मूंछें मुझे बहुत प्यारी लगे और मैं इससे पहली ही नज़र में दिल दे बैठी थी। मैं एक मजबूत किरदार की लड़की हूँ और मैंने आज तक किसी मर्द को इस नज़र से नहीं देखा था, पर इसमें कोई ख़ास बात थी। मैं इसकी यादों में गुम वापस घर आ गई और मुझे किसी पिलचीन नहीं आ रहा था। उसका चेहरा ही हर तरफ नजर आने लगा। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने दिल पर हाथ रख कर सो गई। अगले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो मैंने अपनी एक दोस्त से इसका नाम पूछा तो इसने बताया वो आबिद चौधरी है, यूनियन प्रेसिडेंट। में सोचने लगी अब कैसे इससे अपना ताल्लुक बनाऊं। इसके बारे में और कुछ पूछा तो मेरी दोस्त गज़ल ने मुझे कहा, देखो नीली, वो लड़का बहुत ही रोड है, किसी को लिफ्ट नहीं कराता, बहुत सारी लड़कियां इस पर मरती है, मगर तुम्हें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे बेमिसाल हसन के सामने वो ज़रूर घुटने टेक देगा। गज़ल ने मुस्कराती हुई निगाहों से मुझे देख कर कहा। उन्हीं दिनों में यूनियन का इलेक्शन होने वाला था और मुझे मेरी दोस्त ने कहा, आओ उनकी कैंपेन करते हैं। मेरी बहुत सारी गर्ल्स दोस्त बन गई थीं। मैंने आबिद का साथ देने के लिए हर तरह की कोशिश की जिससे सब लड़के और लड़कियां पसंद करने लगे। रफ्ता रफ्ता मैं उनकी लॉबी में इंटर हो गई और मुझे जनरल सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन लड़ने का कहने लगे। सब तो मैं मान गई। वैसे भी बहुत सारे लड़के मेरे दीवाने थे और मैं थी ही ऐसी। 5 फुट 8 इंच हाइट थी मेरी और मेरा जिस्म तो बहुत ही प्यारा था। अक्सर मेरी दोस्त लड़कियां भी कहती थी, नीली तुम अपने तौबा शिकन खूबसूरती से सब लड़कों को पछाड़ सकती हो। आखिरकार इलेक्शन का दिन आ पहुंचा और हमारा मुखालिफ उम्मीदवार एक राजपूत फैमिली से था और उसका बाप एक मिनिस्टर था। इसने भी मुकाबला बहादुरी से किया पर हम काफ़ी वोट से जीत गए और अब हमने एक पार्टी सेलिब्रेट का सोचा। वो आबिद के फार्म हाउस को सिलेक्ट किया उसके लिए और सब दोस्त वहां इकट्ठे हुए। सब ने हल्ला गल्ला किया, फुल एंजॉय किया। सारा दिन वहां एक फेमस सिंगर को भी बुलवाया था। आबिद ने सबसे अपनी मर्जी के सॉन्ग सुने। मैं कुर्सी से उठकर वॉशरूम गई थी और वहां वापस आते हुए मैंने आबिद को देखा जो कमरे से निकल रहा था। इसने मुझे देखा और थैंक्स बोला। मैंने भी हंसकर कहा, वेलकम डियर, और मैंने कहा, आबिद आपको कुछ कहना है? वो बोला, कहो। तो मैंने कहा, आबिद आई लव यू। वो गुस्से में आ गया और कहा, देखो नीली, हम सिर्फ दोस्त हैं, ये लव का चक्कर मेरे साथ ना चलाओ। इसके लिए किसी और लड़के की तरफ देखो, मुझे ऐसी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहकर वो बाहर चला गया। मैं वहीं बैठकर रोती रही और कुछ देर बाद मुंह धोकर बाहर आ गई। दिल में ये ठान लिया था कि इस कठोर मर्द को हासिल करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये फैसला करके मैं पुरसुकून हो गई और वापस आते हुए गज़ल मेरे साथ ही मेरी गाड़ी में बैठ गई और बोली, नीली, लगता है तुम आबिद को पसंद करने लगी हो। मैं फिर कहती हूँ बच्चों, इससे वो बहुत रोड है, वो तुम्हारे साथ नहीं चल पाएगा। तो मैंने इससे कहा, गज़ल, अब वो नहीं तो कोई भी नहीं। इस दिल पर उसका नाम लिखा गया है। ये कहकर हंस पड़ी और इसे इसके घर ड्रॉप करके मैं अपने घर आ गई। घर आते ही पता चला मेरे मामू जी जो कि आईजी पुलिस हैं वो आए हुए हैं। उनके साथ बैठकर मैं हंसी मजाक करने लगी क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो मुझे अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। उन्होंने बताया कि उनका ट्रांसफ़र सिंध में हो गया है, वो कल वहां चले जाएंगे। मैं उनसे लिपटकर बहुत रोई। रोना तो मुझे आबिद के कठोर पिन पर आ रहा था, बस बहाना उनके जाने का भी बन गया। वो बोले, नहीं बेटा, रोते नहीं, मैं 5 महीने तक वापस आ जाऊंगा। इस रात मैं उनके साथ लेट नाइट तक जागती रही, जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी ना हो पाई और मैंने अगले दिन यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली और सारा दिन सोती रही। रात को तैयार होकर मैं क्लब चली गई जिसकी मैं मेंबर थी और वहां सब फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मैंने कहा, बस ऐसे ही, तबीयत खराब है कुछ, और फर्स्ट फ्लोर पर जाकर बालकोनी में एक चेयर लेकर बैठ गई।
वहां से आसमान की तरफ देख रही थी कि अचानक मेरे कानों में कुछ आवाजें पड़ी। उफ क्या कयामत है, ये लड़की इसका दूध से भी सफेद रंग है। उफ यार, एक एक अंग अपनी मिसाल अब है, चलती है तो ऐसे लगता है जैसे पानी की लहरों पर चल रही हो। इस क्लब में कौन है जो इसका दीवाना नहीं होगा, पता नहीं ये किसके प्यार में फंसेगी। हम सब तो इसे पटाने में शर्तें तक एक दूसरे से हार चुके हैं, ये किसी को लिफ्ट ही नहीं कराती। एक आदमी बोला, आज आबिद आ रहा है क्लब, चुल्लू इससे शर्त लगाते हैं। तो एक लड़का बोला, नहीं यार वो बहुत नाइस है, मैं अपने कजिन को यूं ही हारते हुए नहीं देख सकता। बाकी सब हंसने लगे। मैं उकता कर नीचे आ गई और लान पर एक कोने में पड़ी चेयर पर बैठ गई तो मेरी नज़र मैडम शमीम पर पड़ी। वो मेरी तरफ ही चली आ रही थी। पास आते ही मुझे गिले से लगाया और खिलखिलाकर हंसने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ है मैडम? तो कहने लगे, आज भी बहुत सारे दिलों में आग लग गई होगी कि इस क्लब की सबसे प्यारी लड़की को मैं हर रोज़ गिले लगा लेती हूँ, वरना तुम तो अक्सर लड़कियों के भी गिले नहीं लगती, सब जलती हैं। तुमसे अच्छा ये बताओ, इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? तो मैंने कहा, बस वैसे ही, और वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गईं। वहां सब अपनी अपनी मेज़ों पर बैठे कुछ ना कुछ पी रहे थे। मैडम ने अपने लिए ड्रिंक और मेरे लिए लीमो जूस मंगवाया, मैं वही पीती थी। अचानक वेटर ने मैडम शमीम के काम में झक कर कुछ कहा। वो हंसने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ यार? वो बोले, लो आज फिर एक बकरा फंस गया है, वो तुमसे दोस्ती करेगा, अगर ना कर सका तो सारे क्लब को आज फ्री में दावत खिलाएगा। सच कितना मजा आता है जब सभी को तुम्हारी तरफ से नो लिफ्ट का बोर्ड नजर आता है। और जोर जोर से हंसने लगे और कहा, जानती हो आज कौन फंस गया है? तो मैंने कहा, आई डोंट केयर, जो भी हो। वो बोले, आज प्रिंस फंस गया है, इसने सबका चैलेंज कबूल किया है, सबका, और वो भी वाकई प्रिंस है। जैसे तुम पर सारे मर्द मरते हैं वैसे ही इस पर सारे क्लब की लेडीज फिदा हैं। तो मैंने कहा, छोड़ो यार, कोई और बात करो।